जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य खंड से संबंधित यूजीसी नेट जीआरएफ में आ रहे प्रश्नों के हल। एक ही लाइन में हम लोग देखते चले जाएंगे प्रश्नों के उत्तर। आप लोग बिना स्किप किए इसको देखते रहिए ताकि सभी प्रश्न का हल देख पाएँ और यही प्रश्न आप लोगों के यूजीसी नेट जीआरएफ में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो आए आप लोगों के पास सबसे पहले उपलब्ध हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य की प्रश्नोत्तरी की ओर। उद्धव शतक किसकी कृति है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। याद रखिएगा, उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी भाषा का जन्म हुआ? उत्तर है पाली प्राकृत से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? पाली प्राकृत से हुआ है। फिर पंच परमेश्वर के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। याद रखिएगा, पंच परमेश्वर के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। यानी सबसे अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। सबके घर में, आप लोगों के घर में भी होगा, रामचरितमानस का पुस्तक सभी के घर में देखने को मिलते हैं, सबसे लोकप्रिय है। स्थायी भावों के कुल संख्या कितनी है? 9। याद रखिएगा, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। यानी रस, जब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, रस संप्रदाय के बारे में इकाई 3 में भी रखा गया है यूजीसी नेट सिलेबस में भी, और इकाई 1 में भी व्याकरण संबंधित बहुत से टॉपिक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियाँ छंद। याद रखिएगा, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन से छंद बनते हैं? कुंडलियाँ। इसको मैं ट्रिक में भी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। दोहा और रोला यानी दोरो कुंड। याद रखिएगा, ट्रिक में दोरो यानी दोहा और रोला मिलकर क्या बन जाते हैं? कुंडलियाँ। दोहा और रोला मिलकर क्या बन जाते हैं? कुंडलियाँ। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरिक प्रचारणी सभा यानी काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था हिंदी व्याकरण। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? वाक वीरता। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह उक्ति किसकी है? ये उत्तर होगा भामह। याद रखिएगा, मैं काव्य शास्त्र जब पढ़ाऊंगी इकाई 3, इसमें से ये बहुत से काव्य लक्षण आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसमें इस तरह से शब्दार्थों सहितो काव्यम, इस तरह से मैं उसको बहुत ही ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगी जिसको आप लोग कभी भूल ही नहीं पाएंगे। जो भी काव्य लक्षण आए आप लोगों को बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि कौन उनके रचनाकार हैं, यानी किसकी उक्ति है। अशोक के फूल निबंध। अशोक के फूल निबंध देखिए, अभी पीएससी जो परीक्षा है उसमें यह अशोक के फूल निबंध को रखा गया है। भले ही यूजीसी नेट सिलेबस में नहीं रखा गया है, लेकिन यह यूजीसी नेट जीआरएफ के बाद भी पीजीटी, टीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी, पीएससी परीक्षाओं के लिए भी यह उपयुक्त है। इसीलिए अशोक के फूल निबंध संग्रह जो है ये पीएससी सिलेबस में रखा गया है। ये रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। याद रखिएगा, इनका एक नाखून क्यों बढ़ता है, उनकी बेटी सवाल पूछने से एक निबंध लिखे थे, नाखून क्यों बढ़ता है, तो ये नाखून क्यों बढ़ता है यूजीसी नेट में रखा गया है। लोक ही लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद। याद रखिएगा। आगे, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? उत्तर वैदिक संस्कृत से। किससे हुई है? उत्तर वैदिक संस्कृत से। फिर 15वां नंबर प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। याद रखिएगा, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का रचना है। रानी केतकी की कहानी। याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं ईशा अल्लाह खां। रानी केतकी के कहानी के रचयिता हैं ईशा अल्लाह खां, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ईशा अल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी को बहुत से विद्वानों ने पहला कहानी माना है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? बोधा द्वारा। याद रखिएगा, बोधा रीतिकाल के कवि हैं ये।
हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। याद रखिएगा, एक वचन और बहुवचन। अब आगे बढ़ते हैं। भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ था के संपादक कौन थे? रुद्रदत्त शर्मा। रुद्रदत्त शर्मा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। और हमारे हिंदी साहित्य में 11 या 12 पुरस्कार मिल चुके हैं, उसको भी मैं लेके आप लोगों के पास आऊँगी कौन ईयर में किन्हें किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। ये संपूर्ण जो साहित्य होता है उनकी संपूर्ण साहित्य के प्रति, पहले एक ही साहित्य पर मिल जाते थे, एक ही पुस्तक पर, लेकिन अभी संपूर्ण साहित्य की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलते हैं। आकाशदीप कहानी जो हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी किसकी रचना है? कल ही मैं आप लोगों को वीडियो दी हूँ कामायनी का, तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का रचना है, याद रखिए। कामायनी एक महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों में से 3 सर्ग को यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है। पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर भी यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है यह कविता। कमेंट में आप बताइए कि तोड़ती पत्थर किसकी रचना है वो कैसी है? यथार्थवादी है, यानी सत्य घटना है। क्योंकि तोड़ती पत्थर एक महिला जब इलाहाबाद के एक जगह में वो पत्थर तोड़ रही होती है, पसीना से लथलथ और धूप से लथपथ, तो उसको देखते हुए यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यह कविता लिखे हैं, तोड़ती पत्थर। निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला जी को क्रांतिकारी कवि माना जाता है, क्योंकि ये विरोधी प्रवृत्ति के थे। मैं बहुत निराला जी के बारे में आगे के वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिए। जब तक आप लोग सभी वीडियो को बिना स्किप किए नहीं देखेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आप लोग सभी वीडियो को बिना स्किप किए देखते चले जाते हैं तो मैं स्टाम्प पेपर में लिखित रूप में दे दूँगी कि आप लोग बिल्कुल सफल हो सकते हैं। कोई भी परीक्षा हिंदी विषय से संबंधित आप तैयारी कर रहे हों तो आप लोग बिल्कुल सफल होंगे। लेकिन आप लोग मान लीजिए स्किप करते करते या फिर थोड़ा सा देख लिए और फिर चले गए और मैम हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, तो कभी भी नहीं हो पाएंगे। मैं प्रमाणित और बहुत ही मेहनत करते हुए आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। जिस तरह से मुझे सफलता मिली उसी तरह से आप सभी भी सफल हो सकें। अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? यानी भक्ति काल के जो रामाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं या प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन है? तुलसीदास जी, रामाश्रयी शाखा के। इसमें 4 शाखा हैं, आप लोग याद रखिएगा 4 शाखा हैं। 4 शाखा में से पहला शाखा है ज्ञानाश्रयी, दूसरा है प्रेमाश्रयी, तीसरा है रामाश्रयी और चौथा है कृष्णाश्रयी, याद रखिएगा। तो पहला जो ज्ञानाश्रयी है, ज्ञानाश्रयी के कबीरदास जी हैं, और सूफी कवि यानी जो प्रेमाश्रयी है उसके मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, और रामाश्रयी में गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और कृष्णाश्रयी में कौन है? सूरदास जी हैं, याद रखिएगा। चारों को कोई भी प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? स्वामी रामानंद जी को है। 28 प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई है? उत्तर है कन्नड़ एवं तेलुगु। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर, यह काम मैं आप कर लूँगा, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा या मैं आप कर लूँगा। यह पंक्ति आप जो है इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, यानी निजता का प्रतीक हो रहा है कि मैं स्वयं कर लूँगा या खुद कर लूँगा या आप कर लूँगा। यदि आप लोगों को संज्ञा सर्वनाम ये सभी व्याकरण के भी क्लासेस चाहिए तो मेरे बन चुके हैं, आप लोग मेरे वीडियो में जाकर यानी मेरे चैनल में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक, यह किस कविता का पंक्ति है और किसका है? पुष्प की अभिलाषा से पंक्ति ली गई है, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। और ये पुष्प की अभिलाषा पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी जी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में लिखे थे।
मुझे तोड़ ले ना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक। ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी का ही पंक्ति है और पुष्प की अभिलाषा कविता से ही ली गई है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? उत्तर है इसका शांत रस। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? 9वां रस है शांत रस, क्योंकि भरत मुनि जब अपने रस संप्रदाय में यानी नाट्य शास्त्र का पुस्तक का जब रचना किए थे, उसमें जब रस संप्रदाय के बारे में बोले हैं तो उसमें 8 रस थे और 9वां रस किसको जोड़ दिया गया? शांत रस जोड़ा गया है। विश्वनाथ जी उसको जोड़े हैं शांत रस। अब कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? कबीर ज्ञान मार्गी काव्य धारा के। मैं अभी ऊपर ही आप लोगों को बताई चारों का, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी और रामाश्रयी का। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है केशव और काव्य कला। याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? उत्तर है भाववाचक संज्ञा। आप चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था? ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र नहीं है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड है। हिंदी का दैनिक समाचार पत्र मैं जो वीडियो आप लोगों को दी थी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और फिर मेरे को कमेंट कीजिएगा कि मैम हिंदी साहित्य का पहला दैनिक समाचार पत्र ये है। मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पत्र पत्रिकाओं वाला वीडियो को, तभी आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी मैं जान पाऊँगी कि आप लोग अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आप लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं और फिर मेरे यहाँ आएंगे और कहेंगे कि मैम मैं तो आपका वीडियो देखती हूँ और सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ, तो ये गलत है। क्योंकि आप लोग यदि बारीकी से अध्ययन कर रहे होंगे तो ये सभी आप लोगों को बहुत ईजीली, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई भी नोट्स नहीं होता जो हम लोग टाइपिंग करते करते कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन जब पढ़ाते हैं तो उसे हम लोग बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दैनिक समाचार पत्र कहा गया है, तो दैनिक समाचार पत्र कुछ दूसरा है, आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर उदंड मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, न कि दैनिक समाचार पत्र। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। अब देखिए, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, धातु सेन जो है यह कौन से नाटक का है? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है और पात्रों से संबंधित एक प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट सिलेबस में। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सत्कार। याद रखिएगा, सत धनकार यानी सत्कार, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। आप लोगों को मैं व्यंजन संधि के, मैंने संधि के बारे में बहुत ही अच्छे से एक ही पेज में बहुत अच्छे से समझा दी थी। आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशव दास जी रीतिकाल के कवि हैं, यानी सबसे जो वरिष्ठ कहा जाए वरिष्ठ कवि के रूप में है केशव दास जी। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर क्या है? यह है, यानी अर्धस्वर माना जाता है इसको। ठीक है। अब देखिए, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया क्या? अशुद्ध भाषा। क्या दिया है? अशुद्ध भाषा या अपभ्रंश यानी भ्रष्ट भाषा। इस तरह से भरत मुनि ने इसको नाम दिए हैं, अशुद्ध भाषा। याद रखिएगा, सभी अलग अलग नाम दिए हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। जन्में का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? रहस्यवाद। याद रखिएगा, रहस्यवाद। आप 47 नंबर प्रश्न देखिए, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई है। अब 48 नंबर कविता देखिए, तोड़ती पत्थर, जो मैं ऊपर आप लोगों को आया हुआ था उसको बताने के लिए बोली थी लेकिन मैं खुद ही बता दी थी। तो तोड़ती पत्थर कविता जो है वो किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इलाहाबाद में एक स्त्री थी जो पत्थर तोड़ रही थी, उसे देखते हुए यथार्थवादी चित्रण किए थे। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बघेली। याद रखिएगा, कौन सी हिंदी पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बघेली, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी में आती है। अ, ब और छ ट्रिक से याद की थी मैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद रखिएगा, ये पूर्वी हिंदी में आते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र,
ज्ञ और स्र। इसमें से यदि कोई भी ऑप्शन में हो तो यही होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में ज्ञ था तो ज्ञ, ठीक है। तो मैं एक ही पंक्ति में उत्तर लेके आई हूँ, इसीलिए इसमें संयुक्त व्यंजन जो है वो क्या है, क्ष त्र ज्ञ स्र हैं। जो इसके बारे में मैं बहुत ही विस्तार से वीडियो लेके आई हूँ, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। वर्ण विचार में यह वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आज इतने ही देखते हैं, 50 प्रश्न ही देखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग 51 से फिर लेके आऊँगी। बहुत लंबा हो जाएगा तो देखने में फिर मज़ा नहीं आता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में बाकी प्रश्नों को देखेंगे।